हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फोई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स होता है सूक्ष्म जीव, फ्रेंड्स मीन्स मित्र और फोई मीन्स शत्रु। सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड होते हैं या फोई होते हैं। इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप लोग जो है विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों को देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। इसके अलावा कुछ दूसरे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं जिनको कि हम देख नहीं सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोब्स। उन्हें ही हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, you might have observed that during the rainy season moist bread get spoiled and its surface get covered with grayish white patches। आप लोग देखे होंगे कि बरसात के दिनों में जब ब्रेड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, नमी में छोड़ दिया जाता है, तो वो स्पॉइल्ड हो जाता है, नष्ट हो जाता है और उसका जो सरफेस होता है वो ग्रेइश वाइट पैचेस से ढक जाता है। उन पैचेस को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करिए। आप देखेंगे तो आपको ब्रेड पे कुछ टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्या आप जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से आया है या कैसे बना है या क्या है ये स्ट्रक्चर्स? इसके बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसके लिए देखते हैं एक्टिविटी 2.1 एंड 2.2। 2.1 में आपको क्या करना है, बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लेनी है तथा उसमें वाटर मिक्स कर देना है। मिट्टी के कण बैठ जाने के बाद जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर माइक्रोस्कोप की सहायता से उसका ऑब्जर्वेशन करिए। आप क्या देखेंगे? उसके बाद एक्टिविटी 2 में आप क्या करेंगे, तालाब से जल की कुछ बूंदें लेंगे, उसको एक ग्लास साइड पे स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे और माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या आपको सूक्ष्मजीव गति करते हुए दिखाई देंगे? These observations show that water and soil are full of teeny organisms। इस ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन इन सभी को हम लोग माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते। These microorganisms are microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स इतने छोटे साइज के होते हैं कि इनको हम बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। सम ऑफ दिस सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड। इनमें से कुछ जैसे कि फंगस ब्रेड पे ग्रो करते हैं, जिनको कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देख सकते हैं। तो ब्रेड पे बनने वाला जो डार्क स्ट्रक्चर था, राउंड स्ट्रक्चर था ब्लैक, वो क्या था? फंगस था, जिनको कि हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। जबकि जो दूसरे होते हैं उनको बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स क्या होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? दोज ऑर्गेनिजम्स विच कांट बी सी बाई unaided eyes are called microorganisms। Are those organisms which cannot see without microscopes is called microorganisms are microbes। Clear? Microorganisms are classified into 4 major groups। Microorganisms को 4 major group में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट होता है बैक्टीरिया, सेकेंड होता है फंजाई, थर्ड होता है प्रोटोजोआ एंड फोर्थ होता है एल्गी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 4, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। क्लियर? ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है सभी टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ये क्या है? ये है बैक्टीरिया। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, ये क्या है? ये है एल्गी। कौन सी एल्गी है? ये क्लेमाइडोमोनास। ये क्या है? स्पाइरोगाइरा। ये है प्रोटोजोआ, ये है अमीबा और ये है पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। ये है फंजाई। फंजाई ब्रेड माउल्ड, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों फंजाई हैं, कवक हैं। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरस विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स।
ये सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिजम्स के सेल में ही क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं। ये केवल परपोषी में ही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। जीवाणु, पौधे अथवा जंतु कोशिकाओं में ही सिर्फ ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। मीन्स जब ये लिविंग सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, जब ये लिविंग सेल्स के जीवित कोशिकाओं के अंदर होते हैं तब ये जीवित होते हैं। लेकिन जब ये जीवित कोशिकाओं से बाहर होते हैं तब ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे होंगे ना, जब तक ये हमारे बॉडी के बाहर होता है तब तक ये हमारे बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। लेकिन जैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर लिविंग सेल के कांटेक्ट में जाता है ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, सजीवों में सजीव है और निर्जीव प्लेस पे निर्जीव है। तो इसलिए वायरस को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सभी प्लेसेस पे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। क्लियर्स? विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल्स। सम ऑफ द virus are shown in figure 2.5. Common ailments like cold, influenza and coughs are caused by virus. कुछ डिजीज़ हैं जैसे कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा जिसको कि फ्लू बोलते हैं, कफ्स ये किसके द्वारा काज होते हैं, वायरस के द्वारा काज होते हैं। सीरियस डिजीज़, कुछ सीरियस डिजीज़ जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये भी किसके द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं, विषाणु के द्वारा ही फैलते हैं। क्लियर? तो कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू या कफ जैसे डिजीज़ किसके कारण होते हैं, वायरस के कारण होते हैं। पोलियो और चिकन पॉक्स भी किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये लिविंग सेल्स में ही लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग सेल्स में ये नॉन लिविंग होते हैं। इसीलिए वायरस को जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक कहा जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कही जाती है। ठीक है, डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर काज्ड बाय प्रोटोजोआ। डिसेंट्री और मलेरिया मीन्स डिसेंट्री की हिंदी अतिसार होती है, और मलेरिया जैसे रोग जो हैं वो किसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। इनको स्प्रेड करने का काम कौन करता है, प्रोटोजोअन्स करते हैं। कुछ डिजीज जैसे टाइफाइड, टीबी जिसको कि ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ये किनके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। क्लियर? देखिए ये वायरस का फिगर आप लोगों को दिखाया गया है। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग देखते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गा एंड प्रोटोजोआ आर मल्टी सेलुलर सच एज मेनी एल्गी एंड फंजाई। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है कि इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो एक सिंगल सेल से मिलके बनी होती है। ठीक है, ये एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, तथा बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। कई शैवाल एवं कवक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय का मतलब कि इनका जो बॉडी होता है वो मोर देन वन सेल से बना होता है, मीन्स ढेर सारे सेल से बना होता है। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ये सभी प्रकार के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड अ डेजर्ट टू मार्सी लैंड। ये जो है बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल अथवा दलदल में भी पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, इसके अलावा ये मानव के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोन ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो दूसरों जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। क्लियर? अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव जो होता है वो अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु जो होते हैं वो समूह में रहते हैं, हमेशा ग्रुप में रहते हैं। क्लियर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, सूक्ष्मजीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause disease. सूक्ष्मजीव हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं तथा कुछ हानिकारक होते हैं। कुछ जीवों में रोग के कारक भी होते हैं। अब हम लोग इनको डिटेल में देखेंगे।
फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मित्रवत सूक्ष्मजीव। Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में भी किया जाता है। Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल फेसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाई बैक्टीरिया। जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं जैसे कि वेजिटेबल पील्स, जो सब्जियों का छिलका होता है, एनिमल जानवरों के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, फेसेस होते हैं, उनको ये क्या करता है, हार्मलेस एवं यूजेबल सब्सटेंस में तोड़ देता है। मीन्स वो उनको हानिकारक नहीं रहने देता और यूजेबल फॉर्म में उपयोग करने योग्य पदार्थों में कन्वर्ट कर देता है। कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो अब ये यहाँ पे हमारे साथ मित्रवत व्यवहार कर रहा है क्योंकि ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प कर रहा है। Recall that bacteria are also used in the preparation of medicine. बैक्टीरिया का यूज़ मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है, दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। और कृषि में ये क्या करते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। किसके द्वारा? नाइट्रोजन के फिक्सेशन के द्वारा, नाइट्रोजन को फिक्स करके। ये जो इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले गैसियस फॉर्म के नाइट्रोजन होते हैं उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसका यूज़ करके प्लांट जो होते हैं वो प्रोटीन और विटामिन का सिंथेसिस करते हैं। क्लियर? मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही एवं ब्रेड बनाने में। यू हैव लर्न इन क्लास 7 डैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। क्लास 7 में आप लोग पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध जो होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd from next day. I wonder why. हमने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो आपसे पूछा जाता है कि दूध को दही में परिवर्तित करने का काम कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो आप क्या बताएंगे? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ही वो जीवाणु है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, दूध को दही में बदल देता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड। ये दूध में मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मीन्स अपने नंबर्स में इंक्रीमेंट करता है और उसे धीरे धीरे दही में बदल देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया का यूज जो है चीज़ बनाने में, अचार बनाने में और दूसरा फूड आइटम्स बनाने में भी किया जाता है। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, सूजी, इडली एंड भटूरा इज कर्ड। इसके अलावा रवा, इडली एवं भटूरा एक महत्वपूर्ण संगठक क्या है? दही है। मीन्स सूजी में, इडली में और भटूरे में इसमें दही मिला के कुछ स्पेशल बनाया जा सकता है। कैन यू गेस वाई? क्या आप गेस करके बता सकते हो ऐसा क्यों? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं जिससे इडली एवं डोसा बनता है। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 2.3। टेक हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्सड विथ वार्म वाटर। एक बर्तन में आधा किलो आटा अथवा मैदा लेकर इसमें थोड़ा सा चीनी मिलाकर गर्म जल में मिलाइए। ठीक है। ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर? डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग? इसमें थोड़ी सी मात्रा में ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूँथे हुए मैदे को कुछ उठा हुआ, फूला हुआ पाया?
Yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the duct and increase its volume. ईस्ट जो होते हैं वो तीव्रता से रिप्रोड्यूस करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये तीव्रता से रिप्रोड्यूस करेंगे और उतनी ही तीव्रता से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को ये क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। किसके द्वारा? सांस लेने के द्वारा। जब ईस्ट जो होते हैं वो सांस कर लेते हैं, मीन्स ब्रीथ करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। और आपने आटे या मैदे में क्या मिलाया था? ईस्ट पाउडर मिलाया था। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स होते हैं वो उस डफ के बीच में, मीन्स गूथे हुए आटे के बीच में भर जाते हैं और उसके वॉल्यूम को, उसके आयतन को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। क्लियर? कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एस्टिक एसिड, विनेगर। बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एस्टिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। एस्टिक एसिड को हम लोग सिरका भी बोलते हैं। क्लियर? ईस्ट इज द यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। कॉमर्शियल स्तर पर एल्कोहल और वाइन का यूज़ करने, प्रोडक्शन के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? ईस्ट का यूज़ किया जाता है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बेरली, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस, ETC। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है, एल्कोहल एवं वाइन का उत्पादन किया जाता है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 2.4। टेक अ 500 ml बीकर फील्ड अप टू 3/4 विथ वाटर। 500 ml का बीकर लेना है, 3/4 भाग को पानी से भर देना है। डिजॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, और उसमें 2 से टीस्पून आपको शुगर मिला देना है। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सोल्यूशन। उसके बाद आपको क्या करना है? इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालना है। इसे 4 से 5 घंटों के लिए गर्म स्थान पर ढक के रख देना है। अब आप क्या करेंगे? उसको सूंघेंगे। जो विलयन आपने बनाया है उसको आप स्मेल करेंगे, सूंघेंगे। कैन यू गेट अ स्मेल? क्या आपको कोई स्मेल प्राप्त होती है? दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाई ईस्ट। यह गंध जो आपको प्राप्त हो रही है ये एल्कोहल की है, जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण उत्पन्न हुई है। ठीक है, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं फर्मेंटेशन। द प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कि शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट होता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में शुगर किस में कन्वर्ट होता है? एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? ईस्ट के द्वारा होती है। क्लियर? वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुईस पास्चर ने किण्वन की प्रक्रिया की खोज 1857 में की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे लुईस पास्चर ने। कब की थी? 1857 में, 1857 में। क्लियर? मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet, capsule or injection such as penicillin. जब कभी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या कोई भी एंटीबायोटिक की गोली या कैप्सूल देते हैं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन दवाइयों का जो स्रोत होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। These medicine kill or stop the growth of the disease causing microorganisms। ये मेडिसिन जो होते हैं ये मार देते हैं या रोक देते हैं किसको? ग्रोथ ऑफ द डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो डिजीज काज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इनकी ग्रोथ को रोक देते हैं या तो उन ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं।
सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इस मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। ठीक है। प्रतिजैविक, ये क्या करते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज काज करने वाले होते हैं, ये इनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। क्लियर? या तो इनको मार देते हैं। ये जब ग्रोथ नहीं करेंगे या जब जीवित ही नहीं रहेंगे तो हमारे बॉडी में डिजीज काज नहीं करेंगे। दिस नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। इन दिनों ढेर सारे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो चुके हैं जो कि बैक्टीरिया या फंजाई के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. Clear? कुछ ये ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया या फंजाई से बनाए जाते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके एंटीबायोटिक्स का उत्पादन किया जाता है जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। क्लियर? In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। क्लियर? अचानक उन्होंने जो उनका संवर्धन प्लेट था, कल्चर प्लेट था, उस पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। मीन्स उन्होंने क्या देखा? ग्रीन कलर के फंगस देखे। उन्होंने पाया कि ये जो फंगस होते हैं वो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या कर रहे हैं? रोक दे रहे हैं। तथा इन्होंने ये भी पाया कि ये जो है कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। ये ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं? मार भी देते हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। तो फफूंद का यूज़ करके, फंजाई का यूज़ करके ही क्या बनाया गया? पेनिसिलिन बनाई गई, जो कि क्या है? एक तरह की एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज से हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animal. They are also used to control many plant disease. पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी एंटीबायोटिक्स मिलाए जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग मीन्स एंटीबायोटिक का उपयोग कुछ पौधों के रोगों के नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। क्लियर? It is important to remember that antibiotics should be taken only the advice of a qualified doctor. ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह पर ही एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेनी चाहिए। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और डॉक्टर आपको जो भी कहता है, मीन्स जो भी सुझाव देता है कि ये आपका कोर्स इतने दिन में कंप्लीट होगा, तो उस कोर्स को आपको उतने दिन में कंप्लीट करना चाहिए। जैसे डॉक्टर कहता है कि आपको बुखार हुआ, डॉक्टर कहा कि आपको 30 दिन दवाई खानी है ना, आप क्या करते हो? 5 दिन खा के छोड़ देते हो। थोड़े दिन तो आपका जो बुखार रहता है 2-4 दिन नहीं आता, लेकिन 5 दिन छोड़ देते हो अगर आप खा के, तो थोड़े दिन बाद फिर से आपको बुखार हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप 30 डेज पूरा करते हो तो फिर आपको जल्दी बुखार नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इफ़ यू टेक द एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड आर इन रॉन्ग डोज, इट मे द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। अगर आप एंटीबायोटिक को उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता आपको नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वो उतना प्रभावी नहीं होगा। मान लीजिए आज आप एंटीबायोटिक खा लिए, आपको 10 दिन बाद बुखार होता है ना, तो वो एंटीबायोटिक उस फीवर के लिए कैपेबल नहीं होगा। क्लियर?
Also, antibiotic taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in body। और अगर आप बिना आवश्यकता के ही एंटीबायोटिक खा लेते हो तो ये क्या करता है, जो लाभदायक बैक्टीरिया आपके शरीर में होते हैं उनको भी ये मार देता है। एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दिस कास्ड बाय द वायरस। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि ये रोग जो है वो विषाणु द्वारा होता है और ये एंटीबायोटिक जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, देखिए अगर आपने जो 5 दिन खा के दवा छोड़ी है तो आप 5 दिन एंटीबायोटिक खाए तो ये क्या किया, अभी धीरे धीरे जो है उस बैक्टीरिया की इफेक्ट को कम कर रहा है ना, मीन्स उसके ग्रोथ को रोक रहा है, लेकिन अभी तक बैक्टीरिया किल नहीं हुआ है। आप दवा खाना छोड़ देते हो, थोड़े टाइम बाद ये क्या करता है, फिर खा पी के तगड़ा होके फिर से, ठीक है, उसी तरह से एक्टिव हो जाता है और आपको दोबारा बुखार आ जाता है। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक्स को 30 डेज तक खाते हो तो वो क्या होता है, पूरी तरह से इस बैक्टीरिया को मार देता है और जब बैक्टीरिया मर गया तो क्या करेगा, वो दोबारा से आपकी बॉडी में डिजीज़ काज नहीं करेगा। इसलिए एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स होता है, जो डॉक्टर आपको कहता है कि इतने दिन तक आपको ये दवा खानी है तो उतने दिन तक आपको वो दवा खानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वैक्सीन। वैक्सीन मीन्स क्या होता है, टीका। क्लियर। वाई आर चिल्ड्रेन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर जो होता है वो एंटीबॉडीज मीन्स प्रतिरक्षी को उत्पन्न करता है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट इंटर्स अगेन। शरीर को ये भी याद रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। क्लियर। इफ डेड आर वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके एंटीबॉडीज उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई भी हार्मफुल माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंटर करता है तो हमारी बॉडी जो है ऐसे एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है जो कि इससे फाइट करे और फाइट करके इसको क्या करे, किल करे। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है यह तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। क्लियर। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कालरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। कुछ डिजीज़ जैसे कि कालरा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन सबको वैक्सीनेशन के द्वारा रोका जा सकता है। क्लियर। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने। कब की, 1798 में की। क्लियर। In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of diseases? You may take help from your parents. It is essential to protect all children against these diseases. Necessarily, vaccines are available in the nearby hospital. You might have seen the advertisement on TV, the newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके दिए होंगे। आप क्या इनकी सूची तैयार कर सकते हो? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा आवश्यक है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका है, एक वैक्सीन है। क्लियर। A worldwide champion against smallpox has finally led to its
इरेडिक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animal from several disease। आजकल सूक्ष्मजीवों से टीकों का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। क्लियर। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब मिट्टी की उर्वरता की वृद्धि में सूक्ष्मजीव कैसे सहायक होते हैं, इसको देखते हैं। Some bacteria are able to fix nitrogen from atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। कुछ जीवाणु एवं ब्लू ग्रीन एल्गी मीन्स नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्लास 7 में आप लोग पढ़े हैं, वो कौन सा जीवाणु है? वो जीवाणु होता है राइजोबियम, ठीक है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। क्लियर। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज करता है और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इन माइक्रोब्स को सामान्यतः हम लोग जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स के नाम से किसको जाना जाता है, किन माइक्रोब्स को? तो वो हैं कुछ बैक्टीरिया, जिसमें राइजोबियम भी हो सकता है और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, नीला हरा शैवाल। इनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। पर्यावरण का शुद्धिकरण किस प्रकार से माइक्रोब्स करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। बूजू एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर along with their friends। They collected waste of plant, vegetable and fruits from nearby houses and gardens। They put them in a pit meant of waste disposal। After some time it decomposed and got converted into manure। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली, बूझो और दूसरे विद्यार्थी ने घरों एवं बगीचों से पत्तियों एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके विघटन के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद उसका विघटन होने के बाद यह खाद में परिवर्तित हो जाता है। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। इसके लिए हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 2.5। टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट्स विथ सॉयल। मार्क देम A एंड B। आपको क्या करना है, 2 पॉट लेना है और दोनों पार्ट को आधा आधा मिट्टी भर देना है। एक को A का नाम दे देना है, दूसरे को B का। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट A एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉय इन पॉट B। A में आपको क्या रखना है, प्लांट वेस्ट रखना है, और B में क्या रखना है, प्लास्टिक, एम्प्टी बैग, ग्लास बॉटल्स रखना है। टूटे हुए प्लास्टिक के खिलौने भी रख सकते हैं। पुट द पॉट ए साइड। दोनों पॉट्स को एक तरफ रख दीजिए। 3 से 4 हफ्ते बाद आप उनको ऑब्जर्व करिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 pots? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पार्ट ए हैज़ बिन डिकम्पोज्ड। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर दिखाई देता है? आप देखेंगे कि जो पॉट ए के में प्लांट के अवशिष्ट थे उनका विघटन हो गया है, वो डिकम्पोज हो गए। हाउ डिड दिस हैपन? ऐसा कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड इंटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जो प्लांट के वेस्ट से वे माइक्रोब्स के एक्शंस के द्वारा मैन्योर में, खाद में कन्वर्ट हो गए, परिवर्तित हो गए। द न्यूट्रिएंट्स रियलाइज्ड इन दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः अवशोषण कर लिए जाते हैं। Did you notice that in pot B the polythene bag, empty glass bottles and broken toys part did not undergo any such change? The microbes could not act on them and convert them into manure। क्या आपने ध्यान दिया कि पॉट बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्मजीव उन पर क्रिया करके उनको खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plant and sometimes dead animal on the ground। आपने अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पौधों एवं कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखा होगा। You find that they disappear
आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद वो क्या होते हैं, डिसअपियर होते हैं। कभी कभी आप देखोगे कि कोई जानवर आपके आसपास क्या होता है, डेड हो जाता है, मर जाता है। लेकिन आप ये भी देखोगे कि धीरे धीरे वो क्या होता है, वहाँ से गायब हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। अब वो गायब होकर कहाँ जाता है, ठीक है, ऐसा कैसे होता है? इसका मुख्य कारण ये है कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो डेड जैविक अपशिष्ट का विघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट एंड एनिमल। वो सब्सटेंस दूसरे पौधों या जानवरों के द्वारा फिर से यूज कर लिए जाते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। इस तरह से जो हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ होते हैं उनको सूक्ष्म जीव जो है उनको डिग्रेड कर देते हैं, उनका निम्नीकरण कर देते हैं और पर्यावरण को शुद्ध कर देते हैं। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने डिफरेंट टाइप से हमारी सहायता की। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।